हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री गवरी में, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। हमने प्राचीन और मध्यकालीन भारत दोनों का इतिहास बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका है। अब बात है आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने की। तो आधुनिक भारत का इतिहास हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। अब भाई आधुनिक भारत का इतिहास जो है हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन इसको पढ़ने के पीछे की अगर हम बात करें तो भाई आखिर ऐसा क्या है आधुनिक भारत में जो हम अलग से इसको पढ़ रहे हैं, या क्या कारण है आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने के पीछे। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, दो तीन चीजें हम बता दें। यहाँ पे यूरोपियों का आगमन हो चुका था। किसका? यूरोपियों का। यूरोपियों के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। यूरोपियों का आगमन कहाँ हो चुका था? आगमन भारत में हो चुका था। अब भाई ये यूरोपीय आए तो व्यापार करने के उद्देश्य थे, लेकिन आगे चल के इन्होंने सत्ता स्थापित करी और शासन करने लग गए। क्या करने लग गए? शासन करने लग गए, जिसके कारण भारतवासी परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए भाई? क्योंकि पहले रूल राजे महाराजे कर रहे थे, भारतीय लोग कर रहे थे। अब भाई विदेशी लोग कर रहे हैं शासन, तो उनके हिसाब से हमें कहीं ना कहीं चेंज होना पड़ रहा था। और वो एक बड़ी समस्या का वजह है। भारतीय लोग क्या है, इतनी जल्दी चेंज होना तो चाहते नहीं है। जैसे हमने प्राचीन भारत के बाद देखा था कि मध्यकालीन भारत में भी विदेशी आक्रमण हुए। देखो, आक्रमण तो यार प्राचीन भारत में भी हुआ है। ईरानी शासक हो गए या यूनानी शासक हो गए, यवन वाले, उन सब ने आक्रमण किया हुआ है। उनने भी शासन किया हुआ है भारत के आस पड़ोसी राज्य में। फिर मध्यकालीन भारत में इस्लाम का शासन हो गया। अब भैया आधुनिक भारत में अंग्रेजों का शासन होने वाला है, यूरोपियों का शासन होने वाला है। तो क्या कारण था इसके पीछे? इन सारी चीजों को पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हमें क्या क्या कैसे करना है। ठीक है, सो सबसे पहले दो तीन चीजें हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। एक तो ही ये व्यापार। हमने प्राचीन और मध्यकालीन दोनों भारत का इतिहास पढ़ा है ना। सो भाई इसमें ऐसा तो है नहीं कि व्यापार हो नहीं रहा हो प्राचीन या मध्यकालीन भारत में। हो रहा था ना व्यापार, तो प्राचीन काल में भी हो रहा था, है ना। मध्यकालीन काल में भी हो रहा था, मध्यकालीन भारत के समय में, है ना, हो रहा था ना। व्यापार हर जगह हो रहा है। तो फिर अचानक से ऐसा आधुनिक भारत में क्या चेंज हो गया, क्या सारी चीजें हुई जिनके कारण हमें इतना सारा कुछ पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, सो दो तीन चीजें जिस पे हम डिस्कस करेंगे। व्यापार। अब ये व्यापार जो करते थे, ये प्रमुखतया मसालों का व्यापार करते थे। किसका? मसालों का। ठीक है, किसने? यूरोपियों। तो इनको मसालों की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी, सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद भाई क्या ये मसाले व्यापार के मार्ग से प्राचीन और मध्यकालीन भारत में जब पहुंच रहे थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आधुनिक भारत में कुछ चेंजेस करने पड़े। सारी चीजों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी वीडियो देखना। क्यों? क्योंकि आपको पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो बने रहना है हमारे साथ। अब चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ी सी चीजें। देखो भाई साहब, प्राचीन काल में भी भारत तो हुआ ही कर रहा था, भारत के अलावा यूरोप भी हुआ कर रहा था, और ये जो है व्यापार भी चल रहा था। ठीक है, व्यापार प्रमुखतया हमारे यहाँ व्यापार जो है वो प्राचीन काल से ही चल रहा है, हमें पता है। ठीक है, लेकिन प्राचीन काल से जो व्यापार हो रहा था वो कैसा हो रहा था? व्यापार के अंदर हम किस किस का व्यापार कर रहे थे? तो एक तो मसाले प्रमुखता, है ना, मसाले हो गए। मसाले के अलावा हमारा रेशम भी चलता था। रेशम के अलावा सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्र के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो थी, लेकिन प्रमुखतया हम इन चीजों पर ही ज्यादा ट्रेड चल रहा था, व्यापार चल रहा था। ये सारे का सारा व्यापार जो है, ये चीजें जो है वो भारत में उत्पन्न होती थी। कहाँ होती थी? भारत में उत्पन्न होती थी, उत्पादित होती थी या उत्पन्न होती थी। जो आपको समझ में आए वो आप यहाँ लिख सकते। ठीक है, अच्छा अभी तक क्या चल रहा है, चाहे वो प्राचीन काल हो चाहे मध्यकाल हो, है ना, मध्यकाल हो, तो भैया प्राचीन और मध्यकाल में भी व्यापार तो हो ही रहा है इन्हीं चीजों का। लेकिन ये व्यापार कौन कर रहे थे? ये अरब के निवासी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अरब के निवासी। अरब के निवासी लोग जो हैं ये प्राचीन काल से ही व्यापार में लगे थे। क्यों? क्योंकि अरब वाला जो इलाका है आपको पता है वो मरुस्थली इलाका है। कैसा इलाका है? मरुस्थली। तो मरुस्थली इलाके में क्या होता है कि भाई वहां पे मिट्टी ही नहीं है ऐसी कि जिसमें उपजाऊपन हो,
तो भैया ना वहां अनाज की समस्या है, एक तो अनाज के अलावा ना ही आप किसी प्रकार का और कोई काम कर सकते हो उगाने से रिलेटेड किसी भी प्रकार का, चाहे रेशम, सूती, मसाले, कुछ कुछ उग तो रहा ही नहीं। अब भाई वो उग नहीं रहा है तो इनको सबसे पहले अरब के निवासियों को भी तो खाने के लिए व्यवस्था चाहिए। तो ये लोग शुरू से क्या करते थे कि भारत पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, और ये हमने देख लिया बिल्कुल शुरुआती सभ्यताओं में भी चीजें चल रही है। आस पड़ोस में कुछ यूरोप में, अफ्रीका में कुछ नदियां हैं, जैसे नील नदी हो गई, मिस्र के आसपास वाला क्षेत्र, वो उपजाऊ क्षेत्र, वहां हो रही हैं सारी चीजें। लेकिन और बाकी अरब का क्षेत्र ये पश्चिमी एशिया के अंतर्गत ही आता है, अरब प्रायद्वीप, है ना। सो ये लोग ही क्या कर रहे थे, अभी भारत में व्यापार करते थे। अब धीरे 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 इनको दिमाग में आया कि यार ये व्यापार को अपन बढ़ा दें, क्यों ना हम जो व्यापार करते हैं वो अरब के अलावा यूरोप में भी करते हैं। तो व्यापार तो यूरोप में भी चल रहा था, है ना। रेशम मार्ग हुआ कर रहा था चाइना से लेके यूरोप तक का, जिसमें रेशम प्रमुखता से जाता था, तो उसको रेशम मार्ग नाम रख दिया गया उसका। तो भाई ये अरब के निवासी ही मेनली क्या कर रहे हैं, ट्रेड। अभी तक ये अरब के लोग ही यूरोप जाते थे, यूरोप में अपना सारा का सारा ट्रेड करते थे, ठीक है, व्यापार करते थे। लोगों को जब समझ में आया, देखो कई बार क्या हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि आप जब जा रहे हैं कहीं तो कुछ मित्र बन जाते हैं, तो जब उनसे बात करो कि भैया क्या करते हो, उन्होंने कहा यार आप तो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्यों ना आप हमें भी साथ में ले चले, हमारा भी थोड़ा सा। तो हमने भाई 2-4 लोगों को क्या किया, अरब के लोगों ने, व्यापारियों को यहाँ पे यूरोप के लोगों को भी साथ में लेके आ गए। तो उन्हें रास्ता वगैरह पता चल गया, चीज़ें पता चल गई। उन्हें ये पता चला कि यार इधर 1 रुपए की चीज़ खरीदते हैं और 50 रुपए की चीज़ यूरोप में बेचते हैं, तो इनको 48 रुपए का मुनाफा होता है। 1-2 रुपए का खर्चा निकल गया, मतलब फिर भी 40 रुपए का आपको सीधा सीधा मुनाफा हो रहा था। यार बहुत मुनाफा कमा रहे हैं ये लोग। इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम भी व्यापार करें। किसका व्यापार करना है, यूरोप वालों। अब दूसरी समस्या ये है कि भाई मसालों की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों थी यूरोप वालों को। यूरोप में सबसे ज्यादा मसाले, अभी यूरोपीय कंपनियां जब भारत आएंगी तो वो मसालों को प्रमुखता से सबसे पहले मसालों पे ही फोकस करने वाली। तो यूरोप में मसालों की क्या जरूरत पड़ती थी, ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि नहीं है। तो भाई यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप उत्तर में है, उत्तरी क्षेत्र में पड़ जाता है, जो थोड़ा सा शीत वाला, शीत मतलब सर्दी वाला, ठंडी वाला, है ना। सो सर्दी वाला माहौल वहां होता है। अब सर्दियों में हमको ये पता है शीत कटिबंधीय जगह है पूरा ये। अब सर्दियों में हम देखते हैं ना कि हम गरम मसाले का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसी चीजें ज्यादा खाते हैं ताकि हमारे शरीर में गर्मी बनी रहे, है ना। दूसरी चीज क्या है कि देखो हम यार जानवर से मानव बने हैं, थे तो जानवर ही, है ना। सो भाई जैसे हमने एक नाम सुना होगा, उत्तरी ध्रुव साइड पे एक जानवर रहता है जिसको कहते हैं पोलर बियर। सफेद कलर का वो भालू होता है जो पोल्स पे रहता है ना, ध्रुवीय भालू जिसको हिंदी में कहते हैं। सो वो ध्रुवीय भालू क्या करता है, उसमें एक खूबी पाई जाती है कि वो 6 महीने तक सो सकता है, जिसको हाइबरनेशन कहते हैं, गहन निद्रा में सो जाए। क्यों भैया क्यों? क्योंकि 6 महीने उत्तर में या फिर उस शीत कटिबंधीय इलाकों में इतनी सर्दी पड़ती है कि सब कुछ जम जाता है। अब भाई वो भालू किस पे डिपेंडेंट है, मछली पे डिपेंडेंट है, जो वहां पे आपको ग्लेशियर्स में मिल रही है। लेकिन वो ग्लेशियर 6 महीने के लिए जम जाते हैं, तो खाने को क्या ही मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी एनर्जी वेस्ट ना हो ज्यादा, इसलिए सो जाता है। ये उसमें खूबी प्रकृति से ही मिली हुई है, 6 महीने वो सो जाता है। अब यार हम लोग मतलब उत्तर यहाँ शीत में, जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र हैं, वहाँ के जो निवासी हैं वो भी क्या है, वहाँ के लोग जैसे हमारे तटीय क्षेत्रों पे लोग मछली चावल खाना पसंद करते हैं, वहाँ उत्तर में भी भाई वो तो मांसाहारी भी हैं, तो भैया वो भी मछलियों पे डिपेंडेंट रहते हैं। वहाँ भी यार बर्फ जमी रहती है, तो कहाँ खेती हो पाएगी क्या। तो ऐसी कंडीशन में मछलियों पे ये भी डिपेंडेंट है। अब जैसे वो जो ध्रुवीय भालू है, वो अगले 6 महीने जब वो जागता है तो केवल खाता ही रहता है ना। क्यों खाता रहता है, स्टोर कर लेता है। उसके पास ऐसी कोई कैपेसिटी तो है नहीं, घर बने हो जिसमें वो चीजों को स्टोर करके रख ले। लेकिन हम तो मानव है, हमारे पास दिमाग है, तो हम भी क्या कर रहे थे, उन 6 महीने के लिए हम चीजों को स्टोर करके रख रहे थे। किसको कर रहे थे स्टोर करके, मछली जो भी हमें समुद्रिक खाने की चीजें मिल रही उनको। लेकिन हमने ये चीज भी देखी है कि एक समय के बाद चीजें खराब होना चालू हो जाती है। अब क्या ही करोगे। हमने सुना है रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज होता है ना, आजकल सबके घर में होता है। रेफ्रिजरेटर में हम सब्जी रख देते हैं तो वो सब्जी 1 सप्ताह तक चलती रहती है ना। और उसको बाहर रखोगे तो 2 दिन में खराब हो जाएगी। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि भैया ये ज्यादा समय तक टिका देता है सामान को, भोजन को। क्यों कर देता है ऐसा? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि भैया बैक्टीरिया नामक चीजें होती हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, चीजों को खराब करना चालू कर देते हैं।
अब वो खराब करने के लिए ठंडे वाली जगहों पे वो बैक्टीरिया ज्यादा मात्रा में पनप नहीं पाते, उस हिसाब से वो वृद्धि नहीं कर पाते जो आम रूप से गर्म क्षेत्रों में कर लेते हैं, है ना। तो इस कारण से बाहर रखी वस्तु जो है जल्दी खराब हो जाती है सब्जी, और फ्रिज में रखी लेट खराब होती। खराब तो होती है, ऐसा तो है नहीं भाई आपने भाजी आजी रखी तो वो बिल्कुल मुरझाई सी दिखती है, 2-4 दिन बाद दिखती है ना, बिल्कुल ऐसी लचोड़ पचोड़ सी, है ना। सो ये सारी चीजें। अब भैया उत्तर में जो उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र है या फिर जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, वहां तो भैया ये नेचुरल रेफ्रिजरेटर है, क्योंकि सर्दी का माहौल बना ही है। सो वहां पे खराब नहीं हो रही चीजें, लेकिन लेट खराब हो रही, खराब तो होंगी। तो भाई आपने 6 महीने के लिए जो चीजें वस्तुएं जो संचित करके रखी हैं, आपने स्टोर करके रखी हुई हैं, वो कुछ समय बाद, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद खराब होना चालू हो जाएंगी। और जैसे ही वो खराब होना चालू होंगी तो अब ऑप्शन क्या है आपको, या तो वो खाओ, नहीं तो फिर आपको कोई निपटा देगा। और क्या ही है, खाना तो है, जीवित तो रहना ही है। तो वो सड़ी हुई चीज आप नाक दबा के खाओ, मुंह बना के खाओ, खाना तो वही है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, मसाले क्या काम है, मसाले की खूबी बताइए। एक तो वो शरीर को गर्म रखते हैं, दूसरा स्वाद बढ़ा देते हैं, गंध देते हैं अच्छी वाली, है ना, सुगंध देते हैं। आपने मसाले डाले, गरम मसाले, तो आया है, तड़का लग रहा हो जब तो घर में मम्मी से बोलते, मम्मी आया है क्या बना रही हो आप, मजा आ गया, अच्छी खुशबू आ रही। तो यही वो चीज है कि वो खराब चीज को आपने क्या उसमें मसाला डाल दिया, तो स्मेल भी कम हो गई और टेस्ट भी इंक्रीज हो गया, इनहेंस हो गया। तो आप क्या करोगे, वो खाओगे। तो इनकी एक प्राथमिकता थी मसालों की, किसकी, यूरोप वाले निवासी। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि जीवन में पहली बार ये मसाला खा रहे हो, ये तो प्राचीन काल से मसाले की ट्रेडिंग चल रही थी, व्यापार चल रहा था। अभी तक कर कौन रहा था, ये अरब के निवासी कर। लेकिन धीरे धीरे जब यूरोपियंस को या फिर यूरोप के लोगों को पता चला कि यार ट्रेड करना, इतना व्यापार करना फायदेमंद है, तो हुआ क्या कि ये भी व्यापार करना चालू होगा। उसमें आपको मैं बता देता हूं, आपने नाम सुना होगा संस्कृति या सभ्यता यूरोप में, एक तो यूनान चलता था। क्या चलता था, यूनान का नाम सुना होगा आपने, है ना, यूनानी सभ्यता जिसको कहते हैं, ग्रीक। दूसरी होती है रोमन सभ्यता। रोम कहां पड़ता है, इटली में, है ना। सो ये जो रोमन सभ्यता है, यूनानी सभ्यता के बाद ये बहुत प्रमुख हो गई थी मध्यकाल के पहले तक, मतलब प्राचीन काल में। सबसे पहले शुरुआती समय में तो एथेंस सबसे अच्छी हुआ करती थी, एथेंस मतलब यूनानी सभ्यता। लेकिन फिर उसको टेक ओवर किसने कर लिया, रोमन सभ्यता ने टेक ओवर कर लिया। तो रोमन सभ्यता के जो लोग हैं, मतलब पूरा एक छत्र शासन किसका होगा, या फिर समृद्धि या फिर शक्तिशाली शासन किसका है, इटली वाले लोगों का, रोमन एम्पायर। तो उनने पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया, व्यापारिक मार्गों पे कब्जा कर लिया। शासन या फिर व्यापार करने का काम कौन कर रहा है, इटली वाले लोग। तो अकूट धन संपदा इनकी हो गई, है ना। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ कि मध्यकाल में जैसे ही इस्लाम का उदय हुआ, है ना, किसका, इस्लाम का, तो इस्लाम के जितने भी शासक रहे हैं उनने क्या कर लिया कि भाई अरब क्षेत्र में ये क्या हुआ, उत्पन्न हुआ है धर्म इस्लाम। अरब क्षेत्र से उनने अफ्रीकन क्षेत्र को, तो उत्तरी अफ्रीकन क्षेत्र को कब्जा कर लिया, यानी उनका धार्मिक संप्रदाय बढ़ाया। इसके बाद वो यूरोप में, दक्षिणी यूरोप में फैलने लगे, एशिया में फैलने लगे। तो मैक्सिमम मध्यकाल में इस्लाम का ही पूरे विश्व पे कब्जा हुआ कर रहा था, है कि नहीं। तो इसी समय क्या हुआ कि इस्लाम वासियों ने क्या किया कि भाई जो रोमन एम्पायर था उनकी 2 राजधानियां थी। एक तो रोमन एम्पायर की रोम जो है जगह इटली में पड़ती है राजधानी, वो ये पश्चिमी इनकी क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। और रोमन एम्पायर बहुत ही ज्यादा फैला हुआ था, विस्तारित तौर पे पूरे यूरोप में फैला हुआ था। सो जो पूर्वी राजधानी हुआ करती थी उसको कॉन्स्टेंटिनोपोल या कुस्तुनतुनिया कहा जाता है। कुस्तुनतुनिया ये जगह का नाम है जिसको आज कॉन्स्टेंटिनोपोल कहा जाता है। 1453 एडी में, 1453 एडी में आपने नाम सुना होगा ऑटोमन साम्राज्य का, ऑटोमन साम्राज्य का, है ना। सो ऑटोमन साम्राज्य ने इनकी जो पूर्वी राजधानी कुस्तुनतुनिया उसको जीत लिया। तो भैया अब ये व्यापारिक मार्ग में अवरोध चालू हो गया, है कि नहीं, अवरोध हो गया। अब भैया आप तो जान ही पाओगे सारी चीजें। तो जैसे ही ये हुआ, अब इन्हें ये पता चल गया कि व्यापार करने से जो फायदा हो रहा था अब वो हो नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि अरब के निवासी हैं, है ना, अरब के निवासी ही इनिशियली वही तो मध्यस्थ हुआ करते थे या वो मीडिएटर थे, है ना, जो व्यापार करते थे, वो यहां से वहां पहुंचाते थे। अब इन लोगों ने बताया कि भैया महाराज ये जो यूरोपीय लोग हैं ये अपना धंधा खराब कर रहे हैं, व्यापारिक चीजें खराब कर रहे हैं। सो भैया उनने क्या कर दिया, उनने टैक्स बढ़ाना चालू करा। ठीक है भाई, टैक्स बढ़ा भी दिया तो भी अभी भी कुछ तो फायदा हो रहा है, तो आना चालू कर रहे हैं अभी भी भाई यूरोपियंस आ रहे हैं। कौन से, स्थल मार्ग से, जल मार्ग की तब तक व्यवस्था थी ही नहीं,
कौन सी, वहां के लिए डायरेक्ट। पहले भी बताऊंगा कौन सा जलमार्ग भी हुआ करता था, लेकिन कैसे हुआ करता था उस पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो भैया यहाँ पे ये यूरोपियंस अभी भी आना चालू कर रहे हैं बड़ा ज्यादा टैक्स देके। तो यार अरबों ने फिर कहा कि भैया नहीं, ये तो फायदे की बात है ही नहीं, अपना तो फिर भी लॉस हो रहा है। तो फिर इनकी मारकाट चालू हो गई, मारना इनको साला। ये क्या करने लग गए कि भैया इनने टैक्स दिया, ठीक है, टैक्स देके वो अपने व्यापार करने के लिए सामान लेके आए, इनको फोड़ डाला, सामान भी रख लिया। अब भाई जान बची तो लाखों पाए ना, जान ही नहीं बची तो क्या ही करोगे। तो ऐसी कंडीशन में अब यूरोप के जितने भी सौदागर हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, उनको समस्या पैदा होने लगी, टेंशन होने लग गई। यूरोप के लोग, बाकी के और भी देश जो जलते थे, किससे जलते थे? इटली से जलते थे, रोमन एम्पायर से जल रहे थे, क्योंकि पुर्तगाली साम्राज्य भी चल रहा था, स्पेनिश साम्राज्य भी चल रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य भी चल ही रहा था, है ना, फ्रेंच भी चल रहा था, सारे चल रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा संपन्न कौन था? इटली था, रोमन साम्राज्य था। तो भाई ये सभी जलते थे। तो ऐसी कंडीशन में अब प्रतिस्पर्धाएं चालू हो गई, कैसी कि भैया अपन भी व्यापार करेंगे, और व्यापार कैसे, यहां से तो कर नहीं सकते स्थल मार्ग से, जल मार्ग ढूंढना पड़ेगा। अब उस समय दूसरी समस्या क्या थी भाई साहब, मैं समस्या आपको बता देता हूँ, ये चीजें आपको समझ आ गई इधर तक। मेन चीजें, यूरोप को जरूरत क्यों थी मसालों की, है ना। ये तो चलो रेशम सूती वस्त्र अच्छा हुआ करता था, सारी चीजें दिखावे के हिसाब से, लेकिन मसाले तो बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी हुआ करती थी, जो दक्षिण में ही होता है, या फिर बात कर ले हम भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ही होते है ना। तो ये तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ तो होते ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ये मसालों पर डिपेंडेंट थे, जो कहीं ना कहीं एशियाई क्षेत्रों में हो रहे थे। तो वो बहुत जरूरी थे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब भैया इनके दिमाग में यही आया कि क्यों ना अब अपन क्या करें, कोई नया रास्ता ढूंढें, ठीक है। तो चलिए नया रास्ता अपन ढूंढवा देते हैं। ये विश्व का मैप आप देख पा रहे हैं, है ना, ये यहाँ पे इंडिया है ना, ये देख रहे हो इंडिया, ये है इंडिया। अभी इस इंडिया पे ही अपन इनको लाना चाह रहे हैं। उस समय का देखो भैया, ये है इटली, ये देख रहे हो इटली, ये रोमन। अब रोमन्स में यहाँ पे तुर्की के पास ये वाला पूरा कॉन्स्टेंटिनोपोल यहाँ कहीं पड़ता है, तो ये पूरा एम्पायर किसका? रोमन एम्पायर कहलाता था। इटली के पास में इधर ही आप देखोगे तो यहाँ पे एथेंस पड़ता है, एथेंस यूनान जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये स्पेन देख रहे हो आप, ये स्पेन है यहाँ पे, इसके बगल में सबसे लास्ट में पुर्तगाल है, ठीक है। और यहाँ से ये आप देखोगे अटलांटिक ओशियन है। उस समय तक अमेरिकन कॉन्टिनेंट को खोजा नहीं गया था। हम बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लगभग 15वीं शताब्दी की, 15वीं शताब्दी की, ठीक है। सो 15वीं शताब्दी तक अमेरिका तो खोजा ही नहीं गया था, अभी खुजवा रहे हैं अपन, सारी चीजें खुजवा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि भैया ये देखोगे आप, यहाँ पे ये लाल सागर है, ये अरब के जो लोग हैं ये क्या करते थे, लाल सागर से होते हुए फिर पहुंचते थे यहाँ पे, कहाँ, सऊदी के पास से यहाँ सीरिया एरिया तक पहुंचते थे, और फिर वहां से ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ से पूरा इटली का व्यापार हो जाता था। या फिर दूसरा ये फारस की खाड़ी है, सो यहाँ से पहुंचे इराक, इराक से सीरिया, टर्की होते हुए फिर निकल गए। तो ये इस टाइप का मार्ग हुआ करता था, व्यापारिक मार्ग। तब तक आपको मैं बता दूं, ये सुएज कैनाल, ये जो इजिप्ट के पास से आप देख रहे हैं ये वाला, ये सुएज कैनाल तो बनी नहीं, है ना। अब तो डायरेक्ट हो गया भाई, आप ये मेडिटेरियन सी से जाओगे, सुएज कैनाल होते हुए सीधा रेड सी से निकलोगे और इधर इंडियन ओशियन में आ जाओगे, है ना। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, तो ये बड़ी समस्या का मार्ग हुआ करता था। अच्छा कौन कर रहे हैं? ये अरब वाले लोग ही क्या कर रहे हैं, व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पूरे क्षेत्र पे क्या है, ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो चुका है। तो अब ऐसी कंडीशन में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी स्पेन और पुर्तगाल में। ये लोग बहुत तेजी से आगे निकले। कैसे आगे निकले, क्या हुआ, इस पे हम अगर डिस्कस करें तो भैया उस समय क्या था कि जो पुर्तगाल के राजा हुआ करते थे 15वीं शताब्दी में, राजा क्या, राजकुमार थे, है ना, उनको बोलते हैं हेनरी, हेनरी द नेविगेटर इनको कहा जाता है। ये भैया बड़े ही ऐसे व्यक्ति थे कि ये नए नए खोजों वोजों में विश्वास रखते थे और नए जीवन को सपोर्ट करने वाले व्यक्तियों में से हुआ करते, नई नई खोज। देखो यार 14वीं 15वीं शताब्दी में, 14वीं है ना और 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप में पुनर्जागरण का काल आया। क्या आया था? पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, ठीक है। पुनर्जागरण मतलब इसको कहते हैं इनलाइटमेंट। तो इनलाइटमेंट के समय क्या हुआ कि लोग बागों ने जो पुराने रीति रिवाज चल रहे थे, धार्मिक कट्टरता चल रही थी या फिर जो कमियां थी, कर्मकांड वगैरह थी, वो वहां चालू हो गया था उनको सुधारने का काम। कहाँ? यूरोप में। क्यों हो गया था? क्योंकि भाई इन लोगों के पास पैसा पर्याप्त हो गया था, व्यापारिक नई नई सिटीज बन रही थी। जैसे हमने देखा कि रोम के आसपास, मतलब इटली के आसपास नई नई व्यापारिक नगरों का
क्या हो रहा था, स्थापना हो रही थी और ये लोग जो है, जो व्यापारी वर्ग थे, ये समृद्ध होते चले जा रहे थे। पैसा ही पैसा होगा बाबू भाई। तो इतना पैसा हुआ इनके पास कि अब ज्यादा पैसा है तो क्या करोगे, उसको इन्वेस्ट करोगे ना। तो कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे आप, एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे आप, और बाकी की सारी चीजें जो अच्छी हो सकती है उनमें इन्वेस्ट करोगे। तो भाई इसी समय आपने देखा कि भैया प्रेस का आविष्कार हो गया। किसका आविष्कार हो गया, प्रेस। प्रेस मतलब वो आयरन वाला प्रेस नहीं, वो प्रेस मतलब छापा खाना जिसको कहा जाता, प्रेस का आविष्कार हो गया। अब भैया अभी तक जो धार्मिक कर्मकांड जो है बड़े बड़े लोग यानी धार्मिक लोगों के हाथ में हुआ करते थे, वो निकल के आम जनजीवन के हाथों में आए तो उन्हें समझ में आया कि भैया ये तो बेवकूफ बना रहे। कौन, ये धर्म के जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं, पंडित जो हैं, जिन्हें ठेकेदार जिनको कहा जाता है धर्म के, उन लोगों ने क्या करा कि झूठी झूठी बातें बता रहे हैं या फिर ढंग से नहीं बता रहे हैं धर्म में जो लिखा है, ऊंच नीच करवा रहा हो, वर्ण व्यवस्था की बात, ये सारी चीजें। तो यहाँ प्रेस से बहुत ज्यादा क्रांति फैली। अब प्रेस के अलावा इसी समय क्या है, 14वीं 15वीं शताब्दी में नए नए आविष्कार होना चालू हो गए। देखो क्या हुआ कि उस समय देखो जहाज का नाम आपने सुना होगा, नाव का। तो जहाज तो बिल्कुल प्राचीन काल से चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि आज पहली बार आई हो। जहाज प्राचीन काल से ही चल रही है। ये इधर का माहौल पता ही नहीं था, क्योंकि अटलांटिक ओशियन इतना लंबा है कि आदमी जाने की कोशिश भी करता था तो नहीं। यूरोप के लोगों और बाकी लोगों की मान्यता ये थी कि ये पश्चिम का संसार है और पश्चिम में यहाँ जाने के बाद यहाँ खत्म हो जाती है दुनिया, है ही नहीं। यहाँ जाओगे और ये कहीं ना कहीं ये पूरा समुद्र गिरता होगा और खत्म हो जाती है दुनिया। तो ये लोग जाते ही नहीं थे। क्यों नहीं जाते थे उस समय तक भाई, जो जहाज होते थे वो बेसिक जहाज हुआ करते थे। बेसिक जहाज मतलब पाल वाले जहाज होते थे, कपड़े बांध के वो जाते थे हवाओं के साथ, जैसी हवा चल रही उसके हिसाब से चले जाते थे। पाल के अलावा उस समय तक ना ही हमारे भाप के इंजन की खोज हो पाई थी। किसकी, भाप का इंजन। ये भी अभी खोज होगी इसकी थोड़े समय पश्चात, ठीक है। सो ना भाप का इंजन हुआ करता था, ना ही हमारे पास दिशा सूचक यंत्र हुआ करता था। क्या, दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र मतलब क्या होता है, कैंपास जिसको कहते हैं, जिसमें हम दिशाओं का ज्ञान करते हैं। तो ये लोग क्या है, रात को भटक जाते थे, तब पानी है, पानी में समझ में तो आता नहीं है जाना कहाँ है, तो तारों को देख के समझते थे कि चलो ये तारा, वो तारा, हर तारा एक सही लगता था, क्या ही करेंगे, ठीक है। और फिर तूफान आ गए तो बड़ी समस्याएं। तो भैया ये घटनाएं बड़ी होती थी, इसलिए लोग डरते थे कहाँ, जहाज से जाके कहीं खोजबीन करने में। लेकिन ये जो हेनरी हुआ करते थे राजकुमार, इनने क्या है, बहुत सपोर्ट किया लोगों को कि भैया तुम निकलो, पैसा हम लगा रहे हैं, तुम्हारी सारी व्यवस्था हम करेंगे, अगर तुम वापस आ गए तो तुम्हें पुरस्कार देंगे, और नहीं आ पाए तो तुम्हारे घर वालों का खर्चा पानी हम देख लेंगे, कोई समस्या नहीं है, तुम लोग जाओ, खूब जितना हो सके घूमो फिरो, ऐश करो। ऐश करो का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐश करना है, लेकिन हाँ नई नई खोजें करो, नई नई जगहों पे जाओ। उनकी इच्छा ये थी कि भैया ये अटलांटिक ओशियन हम पार करके यहाँ कहीं हिंद महासागर आ जाता है ना, तो हिंद महासागर में हम इंडिया पहुंच जाएं। क्यों, क्योंकि हमें व्यापार करना है। ये वाला मार्ग जो है ये बंद हो चुका है हमारे लिए, ठीक है। सो भैया सबसे पहले शुरुआती खोज जो है, या पहला चांस जिसको कहा जाता है, वो लिया गया 1400, कई जगहों पे 86 आता है, कई जगहों पे 87 आता है ना, 1487 ईस्वी के आसपास। स्पेनिश नहीं, पुर्तगाली व्यक्ति थे जिनका नाम है बार्थोलोमो डियाज। क्या नाम है, बार्थोलोमो डियाज। ये पुर्तगाली व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, ठीक है। सो पुर्तगाली व्यक्ति हैं, इनको ये जहाज को चलाना जानते हैं और कैप्टन है ये, है ना। सो भैया बार्थोलोमो डियाज से कहा गया, हेनरी ने कहा कि भैया आप जाओ और घूम फिर के आओ और देखो कि कहीं भारत की व्यवस्था मिल जाए, खोज हो जाए रास्ते। तो भैया बार्थोलोमो डियाज ने कारनामा करा, बाकायदा जहाज से ये इस अफ्रीकन तट के बिल्कुल किनारे 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 यहाँ तक पहुंच गए। कहाँ तक पहुंच गए, साउथ अफ्रीका में केप टाउन का नाम आपने सुना होगा, तो केप टाउन तक पहुंचे। और इन्हें पानी का कलर चेंज दिखा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सब खारापन जो है ज्यादा होता है समुद्र में, तो थोड़ा सा ज्यादा नीला दिखता है, कम होता है तो कम दिखता है। तो वो पानी का कलर चेंज होके इन्हें समझ में आ गया कि बाबा अब तो कुछ मिला है अपने को। तो इनने ये केप टाउन को केप ऑफ गुड होप बोला। क्या बोला, केप ऑफ गुड होप, क्योंकि इन्हें एक बहुत बड़ी होप मिल गई कि अब इसके आगे तो भारत हो सकता है, अभी पता नहीं कहाँ है लेकिन हो सकता है, ये गारंटी। ये भैया वापस से चले जाते हैं और पहुंच जाते हैं लिस्बन पुर्तगाल, ठीक है। सो हेनरी इनको बहुत ही ज्यादा पारितोषिक देते हैं, मतलब इन्हें बहुत सारे खर्चा पानी और इनका खूब स्वागत सत्कार करते हैं। इसके साथ ही बहुत बड़ा रोचक कारनामा क्या हो गया कि अपने को एटलीस्ट यहां तक का रास्ता तो पता चल गया। अब क्या हुआ कि ये जाने के बाद, अब जैसे ही देखो यार, ये फ्रांस पुर्तगाल के बगल में स्पेन हुआ करता, तो इन दोनों की प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा चलती थी।
तो स्पेन के लोग भी अब क्या है, कोशिश ये कर रहे हैं, उन्हें खबर तो फैली जाती है, आग की तरह फैलती है कि भैया ये तो पहुंच गए, इतना खोज लिया, वो खोज लिया। तो स्पेन के लोगों को भी राजा चटकाते थे कि काहे भैया तुम काहे बैठे हो यार, इधर खा के रोटी तोड़ रहे हो, इससे अच्छे जाओ बाहर निकलो, खर्चा हम देंगे तुमको। यार वो देखो पुर्तगाली लोग कहाँ कहाँ तक पहुंच गए, वो इतने संपन्न हो जाएंगे, ऐसा वैसा, सबको टेंशन रहती है भाई। तो ये स्पेन प्रतिस्पर्धा के कारण उनने भी अब कोशिश करी कि भैया अपने नाविकों को निकालें और नए नए रूटों की खोज करें, नए नए मार्गों की खोज करें। तो इसमें क्या होगा कि भैया अभी तक ये मान के चलिए कि आपके पास दिशा सूचक यंत्र नहीं है और भाप का इंजन भी नहीं खोजा गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या ही हो रहा है कि स्पेन के एक व्यक्ति, हालांकि वो स्पेन के तो थे नहीं, वो थे इटली के व्यक्ति। आपने नाम तो सुना ही होगा, नाम मैं बता देता हूं, उनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्या नाम है? क्रिस्टोफर कोलंबस। तो भैया ये कोलंबस जो थे, ये थे तो इटली के नागरिक, लेकिन इटली में इनकी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, नाविक थे, सब कुछ था, लेकिन इतनी बकत थी नहीं। सो ये बेवकूफ सोच के कि भैया यार इटली में तो अपना कुछ हो नहीं रहा है, तो अपन स्पेन चले जाते हैं। तो स्पेन चलेगा। अब स्पेन के राजा से इनने कहा कि महाराज आपका काम कौन करेगा? हम करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हमें जहाजी बेड़ा दो और हम जाते हैं समुद्र की खोज करने, मार्ग की खोज करते हैं, और हम भारत ढूंढ के ही निकलेंगे, वापस आएंगे ही नहीं तब तक। और राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है भैया, और अच्छी बात। तो 1492 ईडी की बात है, ये महोदय स्पेन से निकलते हैं और कोशिश करते हैं ऐसे। लेकिन देखो हम बता रहे हैं अगेन आपको कि भैया जहाज जो थे, बहुत सारे लोग गए, मेंबर गए, सब बढ़िया है, पाल बने थे उसमें, कोई भाप का इंजन तो था नहीं, हवाओं से चलता था, दिशा सूचक यंत्र था नहीं। अब ये भैया यहाँ से निकले, और ये जैसे ही निकले तो थोड़ा सा इधर कहीं इनको मिल गया तूफान। कहाँ पे? यहाँ। तो ये तूफान मिला है, तो ये तूफान के भंवर चक्र में फंस के और पता नहीं कहाँ है कि यहाँ कहीं गिर गए, टूटे टाटे तटबंध पे एक आइलैंड पे पहुंचे। तो इनकी नींद खुली, और नींद खुली तो यहाँ पे उन्होंने पाया कि यार ये तो काले व्यक्ति हैं, यो बिल्कुल भाले लेके खड़े हुए हैं कि इसको तो आज फोड़ दूंगा। जगह तो पहले तो जगह तो इन्हें समझ में आया कि ये है, ये तो खुश हो गए कि काला आदमी मिल गया। काले आदमी कौन होते थे? भारत के लोग होते थे। ये खड़े हुए और बस उन्होंने कहा दूर हटो, और उन्होंने बोलना चालू किया कि भैया, अब समझ में कहां से आएगी आवाज, लेकिन इनको ये तो लगा कि ये काले आदमी, और काले आदमी भारत के ही होते हैं। तो भैया हमने भारत खोज लिया, बधाई हो, बधाई बधाई। लोग बात कहें कि महोदय ओ का ही चाह रहे हो, ये लोग हमें नहीं लग रहा कि भारत के हैं, ये तो बिल्कुल भाला लेके खड़े हैं। भारत के लोग तो अच्छे होते हैं, वो तो भैया स्वागत के लिए खड़े होते हैं, ये तो भाला लेके खड़े हैं, हम कूट पीट देंगे। फिर उनने कहा कि हो सकता है अपन दूसरे छोर पे आ गए, क्योंकि अपने पास कोई कंपास तो था नहीं, दिशा का अपने को ज्ञान है नहीं, भ्रम हो गया था। तो भाई ऐसी कंडीशन में अपन पश्चिमी छोर पे आ गए हैं भारत के। अच्छा, तो भारत के पश्चिमी छोर के कारण इन्होंने नाम दे दिया इसका क्या? वेस्ट इंडीज। क्या नाम दे दिया भैया? इधर लिख दे रहा हूं, है ना, वेस्ट इंडीज। ठीक है, सो वेस्ट इंडीज नाम इनका पड़ गया। किसका? इस जगह का नाम। और ये क्रिस्टोफर कोलंबस अपने जीवित रहते तक इसको भारत ही मानते थे। ये भैया वापस गए, और वापस जाने के बाद क्या ही किया इनने? बताया राजा को कि भैया हमने तो खोज लिया, भारत खोज लिया, भारत का पश्चिमी छोर मिला है हालांकि, लेकिन काम चला लेंगे। और ये अपने जीवन काल में उसको ही भारत मानते रहे। हाँ, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ कि भैया अब स्पेन, देखो आपको मैं बता दूं कि ये जो यूनाइटेड स्टेट है, यहाँ पे सबसे पहले अमेरिका जिसका नाम पड़ा है वो स्पेन के ही फिर बाद में क्या होते हैं कि एक सेनापति रहते हैं जिनका नाम है अमेरिगो वेस्पुसी। क्या नाम है? अमेरिगो वेस्पुसी। ठीक है, सो अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पे क्या होता है कि ये पूरा एक बेड़ा भेज देते हैं और ये अमेरिका पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, सो अमेरिका इनके नाम से ही पड़ता है। ऐसे ही बोला जाता है अमेरिका की खोज किसने करी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ठीक है, याद रखना वो, लेकिन वो नहीं मानते थे, वो तो उसको भारत ही मानते थे। अब भैया फिर इसके बाद क्या है कि कंपास की खोज भी हो जाती है, मतलब दिशा सूचक यंत्र की भी खोज हो जाती है, भाप का इंजन भी बन जाता है, तो सहूलियत और बढ़ जाती है और ज्यादा हमें जानकारी क्या, इजीनेस हो गई। तो अब भैया हमारा जो जहाज है, जहाज को आप उसके हिसाब से इजीली लेके जा सकते हो, क्योंकि इंजन है और दिशा का ज्ञान है हमें, क्योंकि दिशा सूचक यंत्र है, भ्रम नहीं होगा। तो बाद में अगला व्यक्ति जो आएगा कौन? 1498 एडी में, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पुर्तगाली व्यक्ति जिसका नाम है वास्को डी गामा। ठीक है, सो ये वास्को डी गामा अब भारत में, यहां तक का रास्ता तो पुर्तगालियों को पता ही था, यहां से ये भैया पहुंचते हैं कहां?
मोजाम्बिक में पता करते हैं कि भैया भारत आरत जाने का है, सोने का नहीं, मेडागास्कर जाओ तो मेडागास्कर जाते हैं। मेडागास्कर के बाद फिर क्या ही करा जाए, सो ये मलावी पहुंचते हैं। मलावी में फिर इनको कुछ गुजराती जो व्यापारी हैं वो मिल जाते हैं, तो एक के साथ ये भाई साहब रूट इन्हें पता चल जाता है, तो ये पहुंचते हैं कालीकट पे। कालीकट कहाँ है, केरल में पड़ता है। तो भैया 1498 में मई 1498 में, हालांकि ये 1497 में निकलते हैं, तो इनको साल भर लग जाती है और ये भारत पहुंच जाते हैं। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई कि क्या कैसा मैटर था, आया कि नहीं आया। तो अब भैया ऐसे ही शुरुआत कहाँ से हो जाती, यहाँ से। और दूसरी चीज आपको मैं बता दूं कि ये यूरोपीय लोग, जैसे आपने एक नाम सुना होगा मार्को पोलो का, मार्को पोलो ये इटली के यात्री हुआ करते थे। मार्को पोलो इटली के यात्री थे जो 14वीं सदी में, 13वीं 14वीं सदी ऐसा बोलते हैं। इसमें इन्होंने क्या है कि चीन की यात्रा करी थी, चीन के साथ साथ ये विजयनगर भी पहुंचे थे, भारत की भी यात्रा करी थी। तो इनने क्या है कि भारत को इतना समृद्ध बताया कि भैया पूरे यूरोप के लोग पागल हो गए, बोले अरे वाह क्या बात कर रहे हो, इतना समृद्ध है भारत। तो उनकी और लालसाएं बढ़ने लगी कि क्यों ना अपन भारत जाएं और ये वो। तो ये सभी लोग, यूरोप के सारे लोग, मतलब उस समय की जो सभ्यताएं हैं वो बहुत ज्यादा आकर्षित हुई भारत को लेकर। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि भारत की ओर आकर्षित होने का। दूसरा व्यापारिक कारण तो था ही, तीसरा क्या था कि ये मार्ग का कारण था कि मार्ग की समस्या हो गई थी। तो ये इसके कारण ये फाइनली 1498 यानी 15वीं सदी में फाइनली अब भारत पहुंचने का रास्ता हमें पता चल गया। हमें मतलब पुर्तगालियों को पता चला, अभी अंग्रेजों को नहीं पता चला। अंग्रेज तो क्या होता है कि देखो यार, प्रतिस्पर्धा होता था, कॉम्पिटिटिवनेस जिसको कहा जाता है। तो भाई इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन के लोगों में भी लड़ाई होना चालू हो गई। तो अब ब्रिटेन का ऐसा कहा जाता है कि उनकी नेवी जो है वो दुनिया में सबसे मजबूत नेवी मानी जाती थी उस समय। और आर्मी सबसे ज्यादा मजबूत होती थी किसकी, फ्रांस की। फ्रांस का नाम सुना है आपने, ये आप देख रहे हैं फ्रांस। तो फ्रांस की आर्मी सबसे मजबूत होती थी दुनिया में उस समय। तो भैया इनने नेवी ने क्या किया कि स्पेन और पुर्तगाली जहाज जा रहे होंगे एक बार बेड़ा पूरा लेके सामान, तो उनसे लड़ाई करी और उनको हरा दिया। तो उनका पहले तो सामान छीन लिया, उसमें मिल गया एक नक्शा भारत तक पहुंचने का। सो भैया फिर इन्हें भारत का नक्शा मिला और ये भाई ये कहाँ, गुजरात में कहाँ, सूरत पे पहुंचते हैं, सूरत उतर जाते हैं, जहांगीर का शासन होता है। सारी चीजें हैं वो वही अपन आगे करके धीरे धीरे डिस्कस करके। तो ऐसे तो सबसे पहले मार्गों का खोज स्टार्ट हो गया, पुर्तगाली लोग भारत आना भी चालू हो गए और भारत के बाद अब यूरोपियों का आगमन हम पढ़ेंगे। यहाँ से पूरी कहानी स्टार्ट होती है क्या होता। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भैया ये 15वीं शताब्दी में भारत में उस समय पे देखो क्या हो रहा था। उस समय बिल्कुल अभी मुगल्स आए नहीं है 15वीं शताब्दी में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत चल रही है। 1526 में मुगल्स आएंगे, उसके पहले तक दिल्ली सल्तनत। दक्षिण भारत में उस समय तक ऐसा तो है नहीं कि कोई विजयनगर टाइप का साम्राज्य, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो हो चुका था, सॉरी माफी चाहूंगा, ठीक है। 1336 में विजयनगर एम्पायर बन चुका था। तो विजयनगर एम्पायर हुआ करता था, है ना, बहमनी किंगडम भी यहाँ हो रही थी। तो ये सारी चीजें थी। यहाँ साउथ में जमोरिन शासन कर रहे थे, हिंदू राजा हुआ करते थे, लेकिन जनजातीय राजा हुआ करते थे। तो वो सारी चीजें अलग अलग चल रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे उस समय मुगल्स नहीं है, तो शुरुआत में क्या हुआ कि भैया पुर्तगालियों को बहुत ईजी हुई अपने साम्राज्य को विस्तारित करने में, व्यापारिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में, सारी चीज। तो धीरे धीरे इनने क्या है कि पूरे लगभग दक्षिण भारत से बंगाल तक इतना पूरा कब्जा कर लिया या व्यापारिक प्रतिष्ठान एस्टैब्लिश कर दिया। अभी हम पढ़ेंगे बिल्कुल, पुर्तगालियों को एक एक स्टार्ट करेंगे। पुर्तगाली के अलावा और कौन आएंगे, डच भी आएंगे, डेनिस भी आएंगे, अंग्रेज आएंगे, फ्रेंच आएंगे, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। और फिर हम अंग्रेजों को एस्टैब्लिश करवाएंगे, अंग्रेजों से फिर लड़ाई करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे पूरा क्या होगा, एक एक चीजों को अपन देखेंगे। अभी ये बिल्कुल शुरुआती टर्म है कि कैसे ये लोग यूरोपियों का आगमन हुआ, क्यों हुआ आगमन, क्या क्या रीजंस थे, सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से यहाँ डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पुर्तगालियों से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.